हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में ये फिजिक्स का ये चौथा टॉपिक जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा है ना। चौथा चैप्टर कह लीजिए या यूनिट जो भी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा दोनों मिल करके ये आएगा आपका 8 नंबर का। कितने नंबर में? 8 नंबर में आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखिए इतने ये 4 प्रश्न जो है आप तैयार कर लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए ये तो प्रश्न हो गया जो डेरिवेशन आता है या फिर जो डेफिनेशन आती हैं वो चीज़ें। ठीक, इसके अलावा इसमें होता है न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल भी इसमें जो है जो फार्मूला बताया जाएगा, इतने फार्मूले, इसी फार्मूले बेस्ड पर जो है न्यूमेरिकल होगा हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को कंफर्म करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल हैं चैप्टर वाइज करके या 4-5 चैप्टर एक में करके, 2-3 चैप्टर एक में करके, उसको जो है न्यूमेरिकल दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इसमें ये 4 प्रश्न को हम लोग तैयार करेंगे। तो देखिए ये 4 प्रश्न में, एक प्रश्न में कई प्रश्न करके हम लिखें। जैसे देखिए ऐसे पूछता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ना, 2 नंबर में या 1 नंबर में ऐसे करके पूछ लेता कभी कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, या इसके अलावा एक प्रश्न ऐसे भी बन जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए या नियम की व्याख्या कीजिए या दोनों नियम लिखिए। ठीक, तो इस प्रकार से। और लेंज का नियम क्या है या किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और इसके बाद स्वप्रेरण को समझाइए, स्वप्रेरण क्या है, एक प्रश्न ये बन जाएगा। और जब लॉन्ग आंसर वाले में आएगा तो ये पूरा इतना करके आएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आएगा तो पूरा ये बड़ा ही प्रश्न बनेगा, पूरा जितना लिखें ये क्या कि स्वप्रेरण को समझाइए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, एक धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व है ये। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो पूरा इतना जब लिखेंगे तो ये लॉन्ग आंसर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें बनाए हैं कि जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सब चीज़ें एक बार में सब कंफर्म होती चलें। ठीक है, और ये लास्ट में ये वाला इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरण को समझाइए, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप बनता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, देखिए ये भी आता है। इसके मात्रक बताइए, मात्रक जो है हेनरी होता है, तो इसका भी 1 हेनरी किसको कहते हैं। ठीक, ये। और 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके क्रम से समझते हैं। पहला प्रश्न जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सीधी बात सरल तरीके से समझिए कि जब तार में धारा प्रवाहित की जाती, सबको पता है चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तार में धारा प्रवाहित होती, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। और चुंबकीय फ्लक्स भी जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो गया। एक काल्पनिक तल मान लिया जाए, इसके लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या कहलाएंगी, चुंबकीय फ्लक्स ना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, धारा प्रवाहित करने। चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते चल रहे हैं कि धारा प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं बल रेखाएं, क्या होती हैं, बल रेखाएं। अब काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कह लेते हैं। तो फ्लक्स हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। चलिए लिख दे, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें बल रेखाएं होंगी। काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत जितनी बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। देखिए सुनते जाइए, समझते जाइए, अभी एक लाइन में परिभाषा आप खुद ही निकाल लेंगे। धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बल रेखाएं होंगी। ठीक, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, ये होता है। अब यदि धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, ये धारा का मान यदि हमने परिवर्तित कर दिया, धारा का मान परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तो धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण बल रेखाएं की संख्या भी बदल जाएगी और बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स है, तो ये भी बदल गया। तो धीरे से यहाँ कह लीजिए कि धारा के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, बीच में क्या क्या होता है समझ रहे हैं ना। तो धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो
फैराडे का यही नियम है। फैराडे का नियम यही है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और प्रेरित विद्युत वाहक बल ये क्या है भाई, आवेश प्रवाह का माध्यम बना दिया। इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब क्या हो गया, आवेश प्रवाह का माध्यम बन गया। इसका मतलब क्या है, आवेश प्रवाह का माध्यम बन गया, जिसको विभव कहते हैं ना, आवेश प्रवाह के माध्यम विभव कहते हैं। तो एक प्रकार का ये भी विभव है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे प्रेरित करते हैं, ई से। इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या होता है, प्रेरित धारा बहने लगती है। ये दो धारा में हम परिवर्तन किए, ये वाली नहीं, इसके अलावा प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना। देखिए अंत में ड़ लिखा ना, तो ये प्रक्रिया है, कोई कौन सी प्रक्रिया है, ये वाली, कि जब धारा के मान में परिवर्तन, ध्यान दीजिए, यदि आ जाए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो कैसे लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में कह लीजिए या किसी कुंडली में कह लीजिए, जहाँ भी करना है कर लीजिए, यदि किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो पहला नियम क्या है, फैराडे ने, पहले बताएंगे कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम दिया। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम दिया। पहला नियम क्या है कि जब, यही बात यहीं से सब निकलेगा, कि जब किसी परिपथ से बद्ध कर लीजिए या किसी कुंडली से बद्ध कर लीजिए, बता रहे हैं ना कि धारा के मान में कहाँ परिवर्तन करना है, किसी परिपथ में। परिपथ मतलब जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो परिपथ हो गया। अब वो परिपथ कुंडली के रूप में भी हो सकता है, तो परिपथ कहिए या कुंडली जो भी। तो यदि किसी परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यहीं से कहना चाहें तो यहीं से कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है, और प्रेरित धारा बहने लगती है। ये धारा कब तक बहती रहती है, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक ये धारा बहती रहती है, ठीक। ये चुंबकीय फ्लक्स, देखिए यहीं से कहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको लग रहा है। देखिए कैसे कहेंगे, पहला नियम यहीं से, कि जब किसी परिपथ या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये ले लो भैया, चुंबकीय फ्लक्स, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। ये प्रेरित धारा बहने लगती है, ये धारा तब तक बहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो पहला नियम तो हो गया, समझ में आया ना। चलिए दूसरी बात तो समझिए, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, दूसरा यहीं से कह लीजिए कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल देखिए कैसे उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन कारण ना। फ्लक्स में अगर ज़्यादा परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा उत्पन्न होगा, कम परिवर्तन होगा तो कम उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के अनुपाती हो गया ना, बस यही है। दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स देखिए d भी कर लीजिए, ये फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। अब दर कहना है तो बटे समय कर लीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कहाँ हो रहा है, किसी परिपथ में, सुनिए, किसी परिपथ में या किसी कुंडली में, ठीक। तो जब किसी कुंडली में क्या होता है, ये सब देखिए धारा परिवर्तन, फ्लक्स में ये ऐसे होता है। तो दूसरा नियम कहाँ से कहेंगे, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये लगा अनुपाती होता है, खत्म। क्या, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। हो गया दोनों नियम, पहला और दूसरा। अब यहाँ से जो है जब नियम लिखना है तो ये पहले लिख दीजिए, फिर बता दीजिए कि किसी समय चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और dt समयांतराल बाद चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है। तो dt समयांतराल में फ्लक्स में परिवर्तन d φ
B बराबर हमारा होगा φ2 माइनस φ1। ठीक, अब ये d φb मिल गया इतना। अब यही वाला मान यहाँ पे आप रख सकते हैं। अच्छा, ये भी परिवर्तन है ना, तो यहाँ जो है लिखेंगे d। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ आप लिख सकते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है तो इसको हटाएंगे तो आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस d फाई बी अपान डी टी। इतना ये लिख करके अब बताएंगे कि ये माइनस चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, माइनस चिन्ह यही प्रदर्शित कर रहा है। और यही लेंज का नियम है। ये दूसरा नियम जब लिखना हो ना तो ये एक बात यहाँ जरूर लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में करके, या ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा लिख दीजिए, क्या कि यही लेंज का नियम है। क्या लेंज का नियम है? लेंज का नियम अभी बता रहे हैं। लेंज का नियम क्या है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ना, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। यहाँ किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। समझ में आया पहला नियम? और ये दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, शुरू से एक बार फिर से समझिए। क्या कि किसी कुंडली या परिपथ, जो कहना हो, किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी क्षण चुंबकीय फ्लक्स φ1 dt समयांतराल बाद φ2 हो जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन d φb बराबर इतना हो जाएगा। फिर d φb ये मिल गया। अब यहाँ से ये नियमानुसार, किसके नियमानुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियमानुसार ये मिल जाएगा E प्रोपोर्शनल d φb अपान dt। प्रोपोर्शनल हटाइए, माइनस लगाइए, फिर नीचे लिख दीजिए क्या कि माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये जो है ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है ना। नोट तो करना नहीं है, नोट कर लेंगे ना। चलिए स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना है, बाकी सब हो गया है। अब ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम अभी बता दिए ना। लेंज का नियम क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। अब ये किस राशि के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है? देखिए, ये परिवर्तन का विरोध कर रहा है ना अपनी अवस्था, तो ये जो है ऊर्जा जितनी है वो अपनी ऊर्जा को बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? उसी का ये विरोध करता है। तो इसका मतलब ये जो है किस राशि के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम और किस राशि पर के संरक्षण पर आधारित होता है, समझ में आ गया होगा ना। बार बार वही बात कहने से कोई फायदा नहीं, आगे बढ़िए। अगला देखिए, स्वप्रेरण को समझाइए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक लिखना है। ठीक, और एक धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्वों का सूत्र लिखना है। तो पहले समझिए स्वप्रेरकत्व क्या है। स्वप्रेरकत्व में देखिए, अभी तक जितना हमने बताया ना, कॉन्सेप्ट मेन वाला इतने हैं। ये एक कुंडली हो गई। अब इस कुंडली में हम लगा दिए एक बैटरी, और बैटरी में लगा दिए, ये देखिए थोड़ा सा ये आपका प्रतिरोध है, और ये तार इससे जोड़ दिए हैं। इस तार को आगे पीछे इधर उधर खिसका करके ना इसमें हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। ये क्या है? धारा नियंत्रक। यदि लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या है? धारा नियंत्रक। ठीक, ये है धारा नियंत्रक। अब समझिए क्या है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो धारा के मान में देखिए अभी बताए थे ना, परिवर्तन करने पर क्या क्या होता है। वो सारी चीज़ें यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता और प्रेरित धारा बहने लगती। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। हो गया, ठीक है। स्वप्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, प्रेरित धारा बहने लगती है। इसको, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। स्वप्रेरण गुणांक। अब मान लेते हैं इस कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो n है।
कुंडली में देखिए परिभाषित करने के बाद अब ये चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद यदि स्वप्रेरण गुणांक पूछा है तो इसके बारे में नीचे से लिखेंगे क्या कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n और प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φb है, प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φb है, और ये फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स का गुणनफल जो होता है इसको कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। क्या कहते हैं? लिख दें, समझ रहे हैं? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है ये, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यदि पूछा जाए परिभाषा में तो कैसे परिभाषित करेंगे? किसी कुंडली में फेरों की संख्या और प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का गुणनफल ही फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है। किसी कुंडली में क्या है? ये फेरों की संख्या और ये प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का गुणनफल ही फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है। ठीक, अच्छा, अब ये बताएंगे इसमें कि ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या होती है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या होती है ये बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब देखिए धारा अगर नहीं प्रवाहित कर रहे हैं तो फ्लक्स में कहाँ परिवर्तन हो रहा है? धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तभी ना फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा। एक फेरे से कुछ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ज़्यादा फेरे हो जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब फेरों की संख्या और फ्लक्स को बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ेगा तभी जब इसमें धारा बढ़ेगी। तो धारा ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती हो गया। समझ में आया? ये बात क्या है? कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये लाइन ऊपर लिखिए, फिर नीचे लिखेंगे देखिए क्या, n φb। अभी देखिए प्रोपोर्शनल जो है ये हटेगा और आएगा बराबर, साथ में एक नियतांक लाएगा ना, बराबर आएगा और जो नियतांक लाएगा उसको हम कहते हैं i। यल जो है यही नियतांक है, इसी को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। यल को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए, यहाँ यल एक क्या है? नियतांक है। यल एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्वप्रेरकत्व। ठीक, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, यल एक नियतांक जिसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। अब यदि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा निकालनी, सूत्र निकालनी, तो सूत्र तो निकाल ही लेंगे। यल बराबर क्या यहाँ से आएगा? यल बराबर क्या होगा? आई को उधर कर लीजिए, n φb अपान आई हो गया। ये मिल गया फार्मूला। ठीक, अब यहाँ से देखिए यदि स्वप्रेरकत्व तो यहाँ से यदि परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसमें हम मान लेंगे कि यदि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर, तो यहाँ से मिलेगा यल बराबर क्या मिल जाएगा? n φb। और ये n φb क्या है? n φb क्या है? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। n φb जो है वो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। अब देखिए कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो है ना वो किसके बराबर हो गई? स्वप्रेरकत्व। तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। कब? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए। फिर से सुनिए, परिभाषित कैसे करेंगे स्वप्रेरकत्व को या स्वप्रेरण गुणांक? देखिए स्वप्रेरण गुणांक इसी को क्या कहेंगे? स्वप्रेरकत्व। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो बार बार कहा जा रहा है। स्वप्रेरण गुणांक मतलब स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व कहिए या फिर स्वप्रेरण गुणांक कहिए, बात एक ही है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा। कब? जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, परिभाषित करना है तो यहाँ से शुरू करिए, क्रम से कह डालिए। क्या? यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी कुंडली में
1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहलाता है। समझ में आया? यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ही स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहलाता है। समझ में आया? अब ये देखिए ये स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के आधार पर हो गया। अब इसके बाद हम फार्मूला निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। देखिए जब ये जो है धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न नहीं होगा ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो मान लेते हैं हम क्या है, ई। लिख दें यहाँ, क्या लिखें? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, अभी निकाले हो ना फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम से ई बराबर क्या लिखे थे, एन डी फाई अपान डी टी। ठीक है, यहाँ केवल आंखिक मान ले रहे हैं क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है प्रेरित स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के लिए। तो ये मिल गया। अब यहाँ से ई बराबर देखिए डी को आगे कर लीजिए, एन को अंदर कर लीजिए, ये फाई बी है ना, फाई बी। तो एन फाई बी और अपान डी टी। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है, एन फाई बी देख पा रहे हैं, एन फाई बी, इसको समीकरण 1 बनाइए, एन फाई बी को समीकरण 1 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 से मान रखिए वही वाला, तो ई बराबर मिलेगा डी एल आई और बटे में डी टी। तो ई बराबर एल को कर दीजिए बाहर, डी आई अपान डी टी। तो यहाँ से एल बराबर क्या मिलेगा, ई अपान डी आई अपान डी टी। ठीक, ये मिल गया हमारा फार्मूला प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। ठीक, अब यहाँ से यदि परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि यदि ऊपर से लिख दें, एक पार्ट और कर दे रहे हैं इधर ये। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे कि यदि डी आई अपान डी टी कितना, 1। अब देख रहे हैं ऊपर एम्पियर है यानी विद्युत धारा है, नीचे टी है तो इसको सेकंड लिख रहे हैं, 1 एम्पियर पर सेकंड हो गया। तो यल बराबर क्या आएगा, ई, यल बराबर ई के हो गया। ठीक, यल मतलब क्या है, यल इसमें स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, और ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, अब ये स्वप्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर कब होगा, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहीं से कहिए कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो तो कुंडली का क्या है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक चाहे यहाँ से परिभाषित कर लो या फिर यहाँ से, बहुत पूछा जाता है ये। जैसे यहाँ से परिभाषित करेंगे कैसे, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ही स्वप्रेरण गुणांक होता है। यहाँ से कहेंगे कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं हम धारा, ये एक धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र। ठीक, ये स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकालने के लिए एक बार फिर से ले लेते हैं।
अच्छा, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जानते हैं। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि आपको परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता है ना, तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले बता दीजिए कितना होता है। B बराबर म्यू नॉट n I अपान n, ठीक है। जहाँ n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। परिनालिका कैसे बनती जानते हैं ना, नर्म लोहे की क्रोड के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है, तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। तो उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और उसमें बहने वाली धारा I है। समझ रहे हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और कुल लंबाई कितनी है, L है, और धारा कितनी प्रवाहित की जा रही है, I एम्पियर की धारा जब परिनालिका में प्रवाहित करेंगे ना, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न होता है। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र हमको पता है, देखिए पहले करना क्या है ये बात समझिए, स्वप्रेरकत्व निकालना है। स्वप्रेरकत्व मतलब L। अब L के लिए फार्मूला कौन सा जानते हो, n फाई बी बराबर L I, यही ना जानते हो, तो L निकालना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, फाई बी चाहिए, I चाहिए, तो फाई बी यानी चुंबकीय फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, B इंटू ए, यही ना होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो अधिकतम बी ए होगा। एम में बी ए वो डिग्री वाला नहीं है, बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, और ये क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल। वाह, तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, उसमें क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो फाई भी मिल जाएगा, यानी फ्लक्स मिल जाएगा, और इस फ्लक्स में फेरों की संख्या से गुणा कर दोगे तो L I के बराबर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं L मिल गया, बस इतना ही करना है, समझ में आया। चल अब इसको लिखेंगे कैसे, क्रम से समझिए। पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा परिनालिका कैसी है, क्या है ना, तो क्या मानोगे कि यदि L लंबाई की एक परिनालिका, क्या लिखोगे, L लंबाई की एक परिनालिका है जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, और परिनालिका की लंबाई L है, हो गया। परिनालिका में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, परिनालिका में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बात लिख लेंगे ना, क्या, L लंबाई की परिनालिका है जिसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n I अपान n। इसको बनाइए समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, कुछ लोगों को ज़्यादा समझ में आ गया क्या, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बताइए, फाई बी बराबर, यही ना बताए हैं, बी ए। अब B का मान रख लो यहीं धीरे से, म्यू नॉट n I अपान L इंटू ए का मान यदि रखना चाहें, त्रिज्या R है तो A बराबर लिख दें, रहने दें, चलिए अब शुरू कर दिए तो लिख दे रहे हैं, क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर। तो ये मिल गया क्या हमको, फाई बी। अब क्या निकालना है, फाई बी हो गया। अब फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या चूंकि हम जानते हैं उसको ऐसे ही लिख दीजिए, यहां से लिखेंगे क्या, परिनालिका, परिनालिका के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। अब फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या होती है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, बोलिए, क्लियर है सब, बहुत सही। परिनालिका के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिताओं की
संख्या n फाई b बराबर क्या होगा l i के। तो यहाँ से l बराबर क्या मिलेगा n फाई b अपान i। अब क्या करें, क्या करें, समीकरण 2 से फाई b का मान रखने पर, अब फाई b का मान रख लो भाई, फाई b का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा l बराबर n, और फाई b का मान कितना है म्यू नॉट n i अपान l इंटू ए का मान पाई आर स्क्वायर कर दें, यहाँ तक तो लिख लेना चाहिए था, चलो जाने दीजिए रहने। तो n दो बार है ना, तो क्या आएगा म्यू नॉट n दो बार हो गया n स्क्वायर आई से आई है ना, नीचे आई ये छूट गया, देख रहे हैं, समझिए ध्यान से, यल हो गया। अब तुम लोगों को अलग से समझाएं, ध्यान से देखो, यल बराबर ये हो गया n फाई b का मान पूरा इतना ये हो गया, और बटे में क्या लिखना है आई। अब ये देखिए आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ से इस आई को हटा दो। अच्छा क्या कह रहे हो, ए का मान यहाँ रख दे क्या, चलिए भाई रखना चाह रहे हैं रख लीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा तब फाई बी बराबर म्यू नॉट n i पाई आर स्क्वायर अपान n। अब यदि यहाँ रखे हैं तो ये वाला मान यहाँ हमको रखना पड़ेगा, ये काम हम नहीं करेंगे भैया, यहीं रख देंगे, ठीक है, यहाँ चूँकि रख चुके हैं। तो म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपान l, तो ये लिखिए म्यू नॉट n दो बार हो गया, आई तो कट ही चुका है, ए अपान l, ठीक है, यहाँ ए का मान रख लो, चूँकि ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब रख दो तो यल का मान हमारा सूत्र मिल जाएगा, यहाँ पे फार्मूला फाइनल मिल जाएगा। यल बराबर क्या मिलेगा म्यू नॉट n स्क्वायर ए की जगह पाई आर स्क्वायर, और बटे में ये क्या हुआ, ये नीचे क्या है ये स्मॉल या एकांक लंबाई वाला है, ये बटे में यहाँ पे यल लिख देंगे, ठीक, ये मिल गया हमारा फार्मूला, ठीक है, समझ में आया। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यल लंबाई की एक परिनालिका है, यल लंबाई की एक परिनालिका है, एक मिनट गजब बेइज्जती यार, चलो अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यल लंबाई, देखिए क्या कहेंगे, यल लंबाई की परिनालिका, इसमें फेरोक संख्या n है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ये तीव्रता मिल गई। परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए, फाई बी बराबर बी ए, बी का मान ए इतना है, गुणे ए कर लो। अब ये फाई मिल गया। अब हम जानते हैं कि जो है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई बी बराबर यल आई होता, तो यहाँ से यल का मान निकाल लो, फाई बी का मान रख दो, बस कर दो, हो गया। ए का मान रखना चाहो तो ए का मान पाई आर स्क्वायर रख दो, और नहीं रखना है तो यही रहने दो, ठीक है ना। ये भी जो है हमारा फार्मूला, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्या दी रहेगी तो ये वाला लगाएंगे, ठीक। तो ये स्वप्रेरकत्व का काम हो चुका। अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक मात्रक। अच्छा, उसमें भी मात्रक पूछा जा सकता है, मात्रक निकाल लें, चलिए मात्रक निकाल दीजिए। यहाँ से यही मिला था ना स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक, इसका भी मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक क्या होता है हेनरी, ध्यान दीजिए, स्वप्रेरण गुणांक, ध्यान दीजिए, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक जो है कहाँ, स्वप्रेरण वाले घटना से मिलेगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अभी मिलेगा, अगले वाले में बताएंगे हम। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहाँ से मिलेगा, अन्योन्य प्रेरण वाली घटना से। समझ पा रहे हैं, फिर सुनिए, स्वप्रेरण गुणांक
मिलेगा स्वप्रेरण वाली घटना से, अन्योन्य प्रेरण गुणांक मिलेगा अन्योन्य प्रेरण वाली घटना से। तो दोनों का मात्रक हेनरी ही होता है, दोनों का मात्रक हेनरी होता है। अब जब स्वप्रेरण वाला कहेंगे ना तो कहेंगे एक हेनरी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण, एक हेनरी स्वप्रेरण, स्वप्रेरण में एक हेनरी क्या कहेंगे, एक हेनरी स्वप्रेरण। और जब अन्योन्य प्रेरण वाली बात आ जाएगी वहाँ अन्योन्य प्रेरण कह लेंगे। तो इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, इनरी ना हेनरी क्या होता है, हेनरी। अब ये एक हेनरी स्वप्रेरकत्व कब होगा, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व कब होगा। देखिए टॉपिक से हटे ना तो आनंद आया इन लोगों, इसमें आनंद ढूंढो जो बता रहे हैं। हेनरी स्वप्रेरकत्व, ठीक है, हेनरी स्वप्रेरकत्व कब होगा, एक, जब देखिए कई बात है ना, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो, और इसको भी एक मान लो, यहीं पे नीचे लिखना पड़ेगा, समझ जाएंगे। चलिए भाई समझ जाओ यार, कितना लिखें, 1 वोल्ट ये मान लो, ठीक है। नीचे से क्या लिखे, यदि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व तो परिभाषित करना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। स्वप्रेरकत्व यल बराबर E/dI/dt, इतना लिखेंगे। फिर कहेंगे कि यदि dI/dt बराबर 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड और E बराबर 1 वोल्ट, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, यल बराबर देखिए ये 1 और नीचे ये भी 1, तो कितना आ जाएगा, यल बराबर आ जाएगा 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व। यल का मान कितना हो जाएगा, 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व। तो 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कब होगा, जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है भैया। यदि कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो, या परिवर्तन करने पर हो, नहीं, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली में 1 वोल्ट का क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व या 1 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। समझ में आया। चलिए अब अन्योन्य प्रेरण देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक परिभाषा और मात्रक यहाँ भी निकालना है। तो देखिए स्वप्रेरकत्व में एक ही कुंडली थी ना, यहाँ पे अलग अलग 2 कुंडलियाँ लेना है, अलग अलग 2 कुंडलियों को लेना है। ये मान लो एक कुंडली ये हो गई, क्या हुआ जी, वाह, ये कुंडली ये है, दूसरी कुंडली इधर ये है। तो एक कुंडली में जो है ये धारा नियंत्रक लगा दे रहे हैं, दूसरे में एमीटर लगा देंगे, समीप में रखी हुई हैं। समीप में ध्यान दीजिए, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं एक बार में समझिए। समीप में रखी हुई 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। धारा, चलिए परिवर्तन लिख देने से, धारा के मान में, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली में वही सब होता है जो होता था, क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा बनी लगती है दूसरी कुंडली में ना। एक कुंडली में, समीप में रखी 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बहने लगेगी, ठीक है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बात खत्म। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी निकालना। देखिए ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली के लिए देखिए आसानी के लिए हम प्राथमिक कुंडली के लिए सभी चीज़ें जितना माने थे हम लोग, जैसे फेरों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, सब कुछ 1 करके मानेंगे, 1 करके। चलिए तो बताइए ये क्या है, पहले यन से शुरू करते हैं। ये N1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और यहाँ लिख दे रहे हैं 5B1 प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, और E1 प्राथमिक कुंडली उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से भैया E1 को हटाइए, पहले तो यहाँ से हटाइए, इसमें धारा के मान में परिवर्तन होगा, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, तो यहाँ। तो अब इसमें भी मान लेते हैं क्या, फेरों की संख्या N2, चुंबकीय फ्लक्स 5B2
उत्पन्न चुंबक प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक, अब धारा के मान में परिवर्तन कहाँ हो रहा है? प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 है। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 है। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है दूसरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ये सब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से पहले क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये सब समझ रहे हैं? तो बात यहाँ से ये होती है कि द्वितीयक कुंडली, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको द्वितीयक कुंडली कह लीजिए। तो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ठीक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालने के लिए क्या कहेंगे कि द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपाती होती है। ठीक, कहाँ? यहीं से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये द्वितीयक कुंडली के ये क्या है? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब क्या होगा बताइए? ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा और आएगा बराबर एक नियतांक लेकर के आएगा, और वो नियतांक कौन है? यम। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन्य प्रेरण। तो यम से, तो यम I1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा जो है कैसे निकालेंगे हम लोग, समझ में आ गया ना? कैसे निकालेंगे, क्या करें? यम बराबर, अब हमको लिखना पड़ेगा यम बराबर, आई को उधर ले जाइए, N2 फाई B2 अपान I1। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यदि I1 बराबर 1 एम्पियर। ठीक उसी प्रकार से है, क्रम से यदि आप समझे होंगे तो ये बहुत आसानी से करते जाएंगे। I1 बराबर 1 एम्पियर, तो यम बराबर क्या मिलेगा? यम बराबर N2 फाई B2। ठीक है, अब ये N2 फाई B2 क्या है? द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। कहिए क्या है ये? द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। हाँ, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ये किसके बराबर हो गई? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए यहाँ एक लाइन अपना लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं कि ये क्या, कि यम एक नियतांक है जिसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषित करिए यहाँ से, यदि प्राथमिक कुंडली में, क्या कहेंगे? यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, आराम से कहाँ तक बताए थे ये ना? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बतानी। एक बार चलिए फिर से शुरू से समझ लीजिए कैसे लिखना है अन्योन्य। ये यदि लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा तो पूरा शुरू से देखिए। अन्योन्य प्रेरण क्या है? समीप में रखी दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली में, यानी समीप में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। परिभाषित करिए, ये चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद फिर नीचे से लिखिए कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई B1 और बहने वाली धारा I1 है तो है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2, प्रत्येक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई B2 और उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक, इतना ये मानेंगे। फिर नीचे से लिखेंगे कि, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये द्वितीयक कुंडली है ना, क्या है? द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। क्या लिखेंगे? द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये लिख दें, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है।
अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इतना लिख करके फिर लिखेंगे n/5v2 प्रोपोर्शनल I1, फिर प्रोपोर्शनल हटेगा, बराबर आएगा, यम एक नियतांक आएगा। यम को क्या कहेंगे? यम एक नियतांक है, यम एक नियतांक है, यम एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, इतनी बात यहाँ से ये लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यम इधर पक्षांतर करके ये निकाल लेंगे, फिर I1 बराबर 1 एम्पियर लिखेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको स्वप्रेरण गुणांक परिभाषित करना, कैसे? यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यहाँ क्या लिखेंगे? यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो ये क्या है? द्वितीयक कुंडली के क्या? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाती है। ये काम हो गया। अब यदि विद्युत वाहक बल के रूप में निकालना है तो फिर क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या लिखेंगे? द्वितीयक, ध्यान से समझते जाइए, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये कितना होगा? E2 बराबर, ये आएगा E2 बराबर N2 d∅V2, क्या होगा? N2 बराबर, इसको अलग कलर से लिखे ना, E2 बराबर क्या मिलेगा? N2 d∅V2 और बटे में dt, यही ना? d को बाहर करिए तो क्या मिलेगा? E2 बराबर dN2 I/V2 और बटे dt। अब देखिए यहाँ से हमको मिला है N2/V2 का मान, इसको जो है समीकरण बना लीजिए एक, ये समीकरण 1 है ना, समीकरण 1। अब समीकरण 1 से जब यहाँ मान रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या? ये लो, यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं 2 पार्ट में। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? E2 बराबर क्या मिलेगा? dN2/V2 का मान रखिए यम I1 बटे dt। ठीक है, यम को बाहर कर लीजिए तो E2 बराबर मिलेगा यम dI1 अपान dt। तो अब यहाँ से यम बराबर हमको मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा यम बराबर E2 और बटे में dI1 अपान dt। ठीक, अब यहाँ से जो है हम परिभाषित कर लेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक को फिर से। ठीक, इससे परिभाषित करिए। तो कैसे करेंगे? dI1 अपान dt मानेंगे 1 एम्पियर पर सेकेंड ना, क्या लिखेंगे? यदि, लिखेंगे यहाँ पे यदि dI1 अपान dt बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड ना, यदि dI1 अपान dt बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, और तो क्या आ जाएगा? यम बराबर E2। इसका मतलब क्या मिला कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा के मान में परिवर्तन हो तो द्वितीयक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। हो जाएगा ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए आगे इसमें हम निकाल लेते हैं यहीं
समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दो समतल कुंडलियां हैं ना, तो पहले मान लेते हैं कि माना दो समतल कुंडलियां जिनमें फेरों की संख्या n1 n2 है, जिनमें फेरों की संख्या n1 n2 है और इसका क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है। ठीक, दो समतल कुंडलियां जिनमें फेरों की संख्या n1, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है। ठीक, फिर मान लेंगे, इतना मानने के बाद कि प्राथमिक कुंडली में, ध्यान से समझिए, प्राथमिक कुंडली में क्या करना है, प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करिए। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा, I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, dB बराबर, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता dB क्या B कह लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 है तो म्यू नॉट n1 I1 अपान 2r। ठीक, ये बन गया समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मिल गई, इसके बाद क्या निकालना होता है, फ्लक्स ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वप्रेरकत्व निकाले थे कुंडली में, वैसे ही तो क्या मानेंगे, द्वितीयक कुंडली में यहाँ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप यदि लिखेंगे तो आपको आसानी से अच्छे से समझ में भी आएगा और अच्छा नंबर मिलेगा। ये देखिए चू फ्लक्स नहीं लिखना, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चलिए तो चुंबकीय फ्लक्स क्या मिलेगा, φB2। तो चूंकि द्वितीयक कुंडली का है तो φB2 लिखेंगे। अब चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, B × A होता है। अब B का मान समीकरण 1 से रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से B का मान रखेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से B का मान रखने पर, अब B का मान रखिए तो क्या मिलेगा, φB2 बराबर B का मान रखिए म्यू नॉट n1 I1 अपान 2r, ये तो B हो गया। अब गुणे में यहीं A लिख लेना भाई। ठीक है, इसको बनाइए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स मिल गया ना, चुंबकीय फ्लक्स के बाद क्या निकालते हैं, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे ना, चुंबकीय फ्लक्स निकालने के बाद आप ऐसे लिखेंगे कि ये द्वितीयक कुंडली, चूंकि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, तो यहाँ कहेंगे द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो है, ये प्राथमिक कुंडली, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कौन है, I1, धारा I1 के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। ठीक, यही ना होती है, अन्योन्य प्रेरकत्व जब बताया था वहाँ अभी बताया ना, तो क्या द्वितीयक कुंडली फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या हो गई, यही ना है, ये बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। ठीक, अब यहाँ से क्या मिलेगा, n2 φB2 बराबर, यहाँ से मिलेगा प्रोपोर्शनल हटेगा, बराबर आएगा नियतांक लेकर के यम I1। ठीक, तो यहाँ से अब हमको मिल जाएगा यम बराबर क्या, n2 φB2 बटे I1। ठीक है, आप जो है इतना ना लिख करके डायरेक्ट यही बात आप लिख सकते थे यहाँ, क्या कि कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व, कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व या कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, डायरेक्ट इतना लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए φB2 का मान समीकरण 2 से अब यहाँ पे रख दीजिए, क्या करेंगे यहाँ से, समीकरण 2 से
फाई B2 का मान रखने पर, अब मान रखिए तो क्या मिलेगा, यम बराबर ये मिल गया आपका N2, ठीक है, फाई B2 का मान म्यू नॉट और क्या N1 I1 A/2R, ठीक, ये हो गया। और बटे में क्या लिखना है I1, ठीक, तो ये I1 से I1 आपका यहाँ से कट जाएगा, ठीक, तो बचा क्या, यहाँ से बच गया यम बराबर म्यू नॉट N1 N2 और क्या है म्यू नॉट N1 N2 और ये A/2R, ठीक, ये हो गया। अब त्रिज्या R माने ना, तो यहाँ त्रिज्या जब R रखेंगे, देखिए एक सूत्र तो ये हो गया, यदि क्षेत्रफल के रूप में निकालना है तो ये फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि A बराबर क्या होता है पाई R स्क्वायर, अब जब यहाँ A की जगह पाई R स्क्वायर रखेंगे तो क्या मिलेगा, A की जगह पाई R स्क्वायर रखिए तो यम बराबर मिला आपका म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर और बटे 2R, तो ये देखिए R से R कैंसिल हो गया एक ठो। अब यहाँ बच गया क्या, आप नीचे लिखिएगा, जगह नहीं, हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं फाइनल सूत्र यम बराबर क्या मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 और ये पाई R और बटे में 2, ठीक है, ये आपका फार्मूला इस प्रकार से प्राप्त हो गया समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हमने अच्छे से समझा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा दोनों मिलकर के 8 नंबर का आएगा ना, तो ये 4 नंबर हम समझ लीजिए कि दोनों मिल करके 8 नंबर आएगा, तो जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। अब प्रत्यावर्ती धारा अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।